नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। और खबर लखनऊ से, जहां पर मुरारी बापू से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 5 कालिदास मार्ग पर सीएम ने मुलाकात की है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, मुरारी बापू ने 5 कालिदास मार्ग पर सीएम से उनकी मुलाकात हुई है। और मुलाकात में क्या कुछ बात हुई है, हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है। 5 कालिदास मार्ग पर सीएम ने ये मुलाकात की है उनसे, और मुलाकात में क्या कुछ खास हुआ अभी ये पता नहीं चल पाया है। तो ये तस्वीरें उधर कई महीनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बार जब 4 एमएलसी की मनोनयन की खबरें आई तो साथ में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर भी आई है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द ही योगी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं, जिसमें जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हो सकती है। 22 से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। एमएलसी के 4 नाम लगभग फाइनल, जातिगत समीकरण साधने की होगी कोशिश। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं और जो खबरें हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द योगी सरकार में नए चेहरे दिख सकते हैं, जिसके लिए रणनीति भी तैयार हो चुकी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर तकरीबन 3.5 घंटे उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन चला। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत पर जोर देती नजर आ रही है। दरअसल राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले एमएलसी के नामों पर भी गुरुवार शाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा कर उन्हें फाइनल कर लिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एमएलसी मनोनयन की प्रक्रिया भी रुकी है। चर्चा यही है कि नए एमएलसी में से भी 1-2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी हर तरफ से समीकरण पर विचार कर रही है। इसके साथ ही 2022 के लिए सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिए निषाद समुदाय के आरक्षण की मांग का भी हल तलाशने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो नड्डा और शाह के साथ हुई मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी बनाए जाने के लिए 4 नामों पर सहमति बन गई है। अब दिल्ली से लौटकर किसी भी दिन कैबिनेट विस्तार और एमएलसी के नामों की घोषणा हो सकती है। कौन कौन बन सकते हैं एमएलसी? संजय निषाद, अध्यक्ष निषाद पार्टी। जितिन प्रसाद, नेता बीजेपी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष यूपी बीजेपी। अति पिछड़ी जाति से एक नाम। इस तरह बीजेपी यूपी में पिछड़ों और ब्राह्मणों को साधने की रणनीति अपना सकती है, क्योंकि विपक्ष इन्हीं 2 मुद्दों पर घेरने में जुटा है। फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 54 है। इनमें 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 22 राज्य मंत्री शामिल हैं। नियमों के मुताबिक कैबिनेट में अभी 6 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में 22 से पहले ओबीसी, ब्राह्मण के साथ ही अन्य जातियों को साधने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। 22 खबर लखनऊ से, मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन को लेकर कार्यक्रम हुआ। सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इस कार्यक्रम का नाम मिशन शक्ति रखा गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम का आयोजन होना है। कार्यक्रम में 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो लखनऊ में ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे होना है और महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन का ये कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित भी किया जाना है। तो सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है।
तो हमारे साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी सीधा जुड़ गए हैं और वो बताएंगे कि क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम में खास। अश्विनी, क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास होगा, कैसा ये कार्यक्रम है और किस तरह की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भाजपा सरकार बनी थी, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं लाए। उसमें को लेकर के एक मिशन चलाया गया, मिशन शक्ति। उसी के तीसरे चरण का आज शुभारंभ हो रहा है, जिसमें जो देश के वित्त मंत्री हैं सीतारमण, वो मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमाम अन्य जो मंत्रीगण और उप मुख्यमंत्री मौजूद। निश्चित तौर पर महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उनको खुद डिपेंड बनाया जाए, किस तरह से वो खुद समाज में आगे आकर के, चाहे राजनीति का क्षेत्र, व्यवसाय का क्षेत्र, तमाम अन्य क्षेत्र हो, उसमें प्रतिस्पर्धा में शामिल हो और जो आगे बढ़ करके नेतृत्व भी करें। इन तमाम चीजों को लेकर के आज एक कार्यक्रम मिशन शक्ति का शुभारंभ हो रहा है। इस दौरान तमाम जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया। लगभग 51 जो महिलाएं हैं जिन्होंने कई तमाम क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, उसके तहत 1.5 लाख कन्याओं बच्चों को जो धनराशि है वो हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा तमाम जो महिलाएं हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में को लेकर के देश का पहला सबसे बड़ा राज्य बन गया, उसमें भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को अगर किसी आगे आकर के बिजनेस कर रही हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रही हैं तो उनको चाहे ऋण लेना हो, चाहे तमाम अन्य काम है, उनको प्राथमिकता दी जाए। उनका अगर नाम आता है तो उनको उनके लिए तमाम सुविधाएं दी जाए। निश्चित तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरा कार्यक्रम है और आज उसका शुभारंभ हो रहा है। जी, किस तरह की महिलाएं हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा? उन्होंने क्या कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है? कुछ इसकी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल। अगर बात करें जो पिछला कार्यक्रम हुआ था उस दौरान जहाँ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तमाम महिलाएं थी जिन्होंने नेतृत्व किया और आगे आकर के एक बड़ा लोगों को जोड़ा, समिति बनाई और काम किया, उनको सम्मानित किया गया था। तमाम अन्य प्रकार के जो व्यवसाय हैं जो सिर्फ पुरुषों तक सीमित थे, उनमें भी महिलाओं ने इंटरेस्ट लिया और बेहतर काम किया, चाहे खेती के क्षेत्र में हो, तमाम अन्य क्षेत्रों में, जैविक खेती के क्षेत्र में हो, उनको लेकर के उनको सम्मानित किया गया था। इस बार भी ऐसा ही होना है। जो जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है विभिन्न क्षेत्रों में, जहां पर पुरुषों की गिनती सिर्फ होती थी कि पुरुष ये काम कर सकते हैं, महिलाओं का करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन महिलाओं ने ऐसा करके दिखाया, तो उन महिलाओं का सम्मान होगा। जी अश्विनी, जिन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, क्या आपने उनसे मुलाकात की है? उन्होंने कुछ कहा जब उन्हें उनका चयन हुआ है सम्मान के लिए? तो बिल्कुल, अभी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हमारी हुई है। हालांकि 10-10:30 बजे कार्यक्रम में उस दौरान मौजूद रहेंगी। ना ही अभी तक नाम लिस्ट जारी की गई कि आखिर कौन कौन महिलाएं। निश्चित तौर पर 10 बजे जब कार्यक्रम शुभारंभ होगा, तमाम वहाँ जो महिलाएं हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा मौजूद रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। 22 से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों को खुश करने में लगी हुई है। अभी जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो अपना दल के अनुप्रिया पटेल को शामिल किया गया था, और अब योगी सरकार में जब मंत्रिमंडल विस्तार की खबर पुख्ता तौर पर चल रही है तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को एक नहीं बल्कि 2 बड़े तोहफे देने की तैयारी है। पहला एमएलसी और दूसरा मंत्रिमंडल में जगह। देखिए खास रिपोर्ट। संजय निषाद की पूरी हो गई मुराद, मंत्री बनने का रास्ता हो गया साफ। चुनाव में भी मिलेंगी सम्मानजनक सीटें, हर सहयोगी होगा बीजेपी से खुश। 22 से पहले यूपी में कई नेताओं की किस्मत खुलती नजर आ रही है, जिसमें सबसे आगे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हैं। एक तो संजय निषाद एमएलसी मनोनयन के लिए प्रबल दावेदार हैं, तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार में योगी सरकार में शामिल भी हो सकते हैं। दरअसल कल दिल्ली में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही थी, उस दौरान एक तस्वीर सामने आई। दरअसल संजय निषाद को भी देर रात इस बैठक में बुलाया गया। बैठक में शामिल होने के बाद संजय निषाद का साफ तौर पर कहना है कि जो समाज की समस्याएं थी उसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में सीटों को लेकर भी बात हुई है।
हम लोगों ने पहले बता रखा कि अगर आरक्षण मिल जाता है तो हमारे प्रमाण पत्र जारी करने का जो उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा। तो हमारे समाज के लोगों ने खुद कह रखा है भाई जो भी सम्मानजनक सीटें देंगे। हम लोगों का मुद्दा है पद प्रतिष्ठा नहीं, मुद्दा हल है, और निश्चित रूप से सीटें इतनी जरूर होनी चाहिए जो हम अपनी आवाज़ उठाकर उसे लागू भी करा लें। संजय निषाद जब न्यूज वन इंडिया से खास बात कर रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की, जिसका मतलब था कि उन्हें 22 से पहले बड़ा तोहफा मिलने वाला है। रही बात मुख्यमंत्री जी के चेहरे की, तो उनका भाई भारतीय जनता पार्टी के से, लेकिन हमारे समुदाय की तरफ से और मेरे तरफ से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ से बढ़िया चेहरा मछुआरों के लिए, इसलिए कि हमारी आवाज़ वो पहले से बुलंद करते रहे और उनके पास पावर रहेगा तभी हमें हक भी देंगे, हिस्सा भी देंगे और सम्मान भी देंगे। 22 से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगियों को खुश करना चाहती है, जिससे चुनाव के वक्त किसी तरह की किसी को नाराजगी न हो। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना दल की अनुप्रिया की वापसी हुई, तो अब कभी कभी नाराज दिखने वाले संजय निषाद की भी लॉटरी लगने वाली है। आखिरकार निषाद बीजेपी के लिए क्यों खास है, समझिए। यूपी में निषाद समीकरण समझिए। यूपी में निषाद समुदाय के लोग ओबीसी में शामिल हैं। यूपी में ओबीसी की आबादी करीब 45% है, जिनमें एक बड़ा हिस्सा निषादों का भी है। यही नहीं, अगर निषादों के वोट बैंक पर नजर डालेंगे तो कई सीटों पर वो प्रभाव डालते हैं। अगर जिलों की बात करेंगे तो जौनपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, भदोही, गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज ये ऐसे 7 जिले हैं जहां निषाद समुदाय का प्रभाव ज्यादा है। चुनाव से पहले बीजेपी जिस तरह से चुनावी दौड़ चल रही है वो फिलहाल सटीक है और 22 की बिसात जैसे बिछाई जा रही है उसमें बीजेपी आगे दिख रही है, क्योंकि साथी भी खुश हैं और बाहर से आने वाले नेता भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। बढ़ते आगे। कानपुर का बिकरू कांड किसे याद नहीं है, जब विकास दुबे के आतंक को पूरे देश ने देखा था। हालांकि कुछ दिनों बाद विकास दुबे भी एनकाउंटर में मारा गया था। विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराने के बाद पुलिस पर सवाल लगातार उठने शुरू हो गए थे। इस घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया। हालांकि एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम को क्लीन चिट भी मिल गई है, लेकिन सियासत लगातार जारी है। संजय निषाद की पूरी हो गई मुराद, मंत्री बनने का रास्ता हो गया साफ। चुनाव में भी कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड में कुख्यात विकास दुबे की मुठभेड़ में पुलिस को आखिरकार क्लीन चिट मिल गई। जस्टिस बीएस चौहान जांच आयोग ने गुरुवार को विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। आयोग की तरफ से पुलिस के पक्ष और घटना से संबंधित साक्ष्यों का खंडन किसी ने नहीं किया, लेकिन बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आयोग की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बीएसपी की सरकार आएगी तो इस मामले को दोबारा जांच कराएंगे। अरे किसकी पुलिस की बात कर रहे हैं? यूपी पुलिस। वही तो किसके अंडर में है? यूपी पुलिस किसके अंडर में? यूपी के अंडर में, यूपी के मुख्यमंत्री के अंडर में। तो जो जब हाथरस में वो हो सकता है तो वहाँ पर क्यों नहीं होगा? तो इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू है? हमारी सरकार आने दीजिए, दोबारा से इन सब चीजों को देखा जाए। वहीं जांच आयोग को कुख्यात विकास दुबे पर स्थानीय पुलिस, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहरबानी के पर्याप्त साक्ष्य मिले। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विकास दुबे और उसके सहयोगी अधिकारियों के लगातार संपर्क में थे। रिपोर्ट में कहा गया कि स्थानीय पुलिस को विकास दुबे सुख सुविधाओं से संबंधित तमाम साजो सामान मुहैया कराता था। इन सुविधाओं के बदले स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी विकास दुबे और उसके गैंग को संरक्षण देते थे। बहरहाल कानपुर के बिकरू कांड को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है, जहां इस मामले में यूपी पुलिस की कार्यशैली को लेकर विपक्ष सवाल उठाते हुए जांच की मांग कर रही है, तो वहीं सरकार विपक्ष के दावों को राजनीतिक करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। आज हरदोई के दौरे पर आएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बूथ सत्यापन अभियान में भाग लेंगे स्वतंत्र देव सिंह। मीडिया प्रभारी गंगेश पाठक ने अभियान की जानकारी दी है। शाहबाद और हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र की बैठक भी लेंगे। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। सदर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। बूथ सत्यापन अभियान 2021 की जानकारी लेंगे। तो इस पूरे जानकारी पर बातचीत करने के लिए आशीष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हरदोई से। आशीष, क्या कुछ है कार्यक्रम और क्या कुछ होने वाला है इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, आपको
आपको बता दें, आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का हरदोई दौरा है। 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे, विधानसभा योजना बैठकों में शामिल होंगे। सबसे पहले शाहबाद में 11 बजे स्वतंत्र देव जी पहुंचेंगे। उसके बाद में ठीक 2 बजे यहाँ हरदोई सदर में उनका कार्यक्रम है। आपको बता दें, बूथ स्तर कमेटियों का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें शामिल होंगे। और दूसरी बात है, क्योंकि चुनाव का समय चल चुका है, 2022 का जो लक्ष्य है वो पूरा करने को लेकर जितने भी दिग्गज हैं जिलों जिलों में जाकर बैठकें कर रहे हैं। अभी हाल ही में मंत्री आए थे, जो गृह राज्य मंत्री थे वो भी शामिल हुए थे, उनका भी दौरा था, कार्यकर्ताओं में विगुल फूका था। उसी हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह आ रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें विगुल फूकेंगे, उनमें जोश भरेंगे। 2022 का लक्ष्य कैसे पूरा हो, जिसको लेकर लगातार बैठकें जारी है। आशीष, यहाँ पर उनका दौरा है और जाहिर सी बात है अगले साल यहाँ पर चुनाव होने हैं, तो बैठक तो लेंगे ही, कार्यक्रम में जो भाग लेंगे यहाँ पर कार्यकर्ता, उनको भी कुछ खास निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, 2022 का जिस तरीके से लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी आगाज कर चुकी है, शुरुआत कर चुकी है, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा हो उसको लेकर। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में दम भरेंगे। पार्टी की बूथ स्तर का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। विधानसभाओं की 2 बैठक है, एक तो शाहबाद में बैठक है, दूसरी हरदोई सदर में बैठक है। उनमें कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोग शामिल होंगे, बिगुल फूकेंगे, दम भरेंगे कि किस तरीके से 2022 का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सके। और सबसे खास बात ये है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, ये पार्टियां विपक्ष की पार्टियों में जिस तरीके की कैसे उनके जीत हासिल की जा सके, कार्यकर्ता कैसे निपट सके, अपने आप को सबसे आगे साबित कर सके, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र देंगे। जी आशीष, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा भी कोई यहाँ पर आने वाला है? देखिए, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके अलावा विधायक भी मौजूद रह सकते हैं और अदर जिला बीजेपी के जिला अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे। बाकी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ही पूरी तरीके से इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से, जहां पर लापता ज्वेलर्स का मिला है शव। दरअसल गुडम्बा क्षेत्र में 5 दिनों से ये ज्वेलर लापता था। जंगल में पिकनिक स्पॉट पर यह शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये ज्वेलर की हत्या की गई हो, ये आशंका जताई जा रही है। हालांकि 5 दिन से गायब था ये ज्वेलर, 5 दिन पहले ही घर से निकला था और अब तक पता नहीं चल पाया था। और ज्यादा जानकारी के लिए नीलेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नीलेश, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल 5 दिनों से लापता ज्वेलर्स की लाश जो है मिली है। पुलिस का कहना है कि पुलिस सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। हालांकि पारिवारिक जनों का कहना है कि जो ज्वेलर्स है वो 5 दिन पहले लापता हुए थे, उनकी हत्या की गई है। ये कोई आत्महत्या का मामला नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर ज्वेलर्स की इस तरीके से हत्या हुई है तो उसकी हत्या के पीछे कौन है। इन तमाम पहलुओं को पुलिस पड़ताल कर रही है। देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि परिवार लोगों का कहना है कि जब 5 दिन पहले जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। बाराबंकी जिले में एक झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक पर गांव वालों को कोरोना वैक्सीन लगाते हुए पकड़ा गया है। पुलिस ने डॉक्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक पर गांव वालों को कोरोना की वैक्सीन लगा रहा था। जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापेमारी की गई। मौके पर वहां से कार्ड भी बरामद हुए हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद लोगों को दिया जा रहा था। डॉक्टर प्रति टीका 125 रुपए वसूल रहा था। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन की एक खाली वॉयल और 2 बिना इस्तेमाल की हुई सिरिंज भी बरामद हुई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि डॉक्टर के पास वैक्सीन कहां से आई। मामला जैतपुर कोतवाली इलाके के गोछौरा गांव का है। जनपद बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक विजय कुमार नाम का व्यक्ति है जो फर्जी तरीके से लोगों को वैक्सीन लगा रहा था, कोविड वैक्सीन, और वो फर्जी प्रमाण पत्र भी जारी कर रहा था। इसी क्रम में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जैतपुर थाना क्षेत्र में 419 67 68 71 और अन्य IMA की धाराओं में। और इसके साथ ही एक जो इसका
CHO है संदीप कुमार, ये इसको मोबाइल उपलब्ध कराता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, उसको भी इसमें नामजद किया गया है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। एक संदीप मिश्रा, डॉक्टर पद्मेश मिश्रा हैं इनके एक साथी, जो इसको पूरी तरीके से गवर्न कर रहे थे और जिनके नाम पे ये हॉस्पिटल पूरा चल रहा था, उनको भी इसमें मुलजिम बनाया गया है। जनपद बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक विजय कुमार नाम का व्यक्ति है जो फर्जी तरीके से लोगों को वैक्सीन लगा रहा था, कोविड वैक्सीन। विश्वस्त सूत्रों से पता चला ग्राम गुछौरा ब्लॉक खरक के अंतर्गत एक झोला छाप डॉक्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन कर रहा है, जिसकी सूचना मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने प्रतिरक्षण अधिकारी और मुझे तत्काल उस क्लिनिक पे छापा मारने के लिए कहा। हम लोगों ने वहाँ पे छापा मारा पुलिस बल के साथ। छापे के दौरान जो है एक कोविडशील्ड की खाली वायल, कुछ सिरिंज और कार्ड। खबर गाजियाबाद से, जहां पर जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लाखों की चोरी का सामान बरामद हुआ है। जीआरपी के एसएचओ ने बताया कि काफी समय से इन आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर होने वाली घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। आज जीआरपी गाजियाबाद व आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा 5 अभियुक्तों को पीएनजी फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनसे काफ़ी मात्रा में चोरी गया सामान बरामद हुआ है, जिसमें मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट, काफ़ी सामान बरामद हुआ है। इससे निश्चित ही रेलवे में हो रही चोरियों पर लगाम लगेगी और इसकी जनता द्वारा प्रशंसा की गई है। इस टीम द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है, जिसको इनको पुरस्कृत भी किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।